नेपाल में सत्ता का सबसे बड़ा उलटफेर, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? राजा या लोकतंत्र, कौन जीतेगा इस सत्ता की महाजंग? कम्युनिस्टों की हार तय, नेपाल में उठी राजशाही की मांग से चीन में बौखलाहट। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर की नजरें नेपाल पर टिकी हैं। वहां जो हो रहा है वह इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। आपने अक्सर सुना होगा कि राजशाही का अंत होता है और लोकतंत्र का सूरज चमकता है, लेकिन नेपाल की कहानी तो कुछ अलग ही दिशा में जा रही है। जहां एक तरफ लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजशाही वापसी के लिए तैयार खड़ी है। अब आप इस शख्स पर नजर डालिए। ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये है नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। वही राजा ज्ञानेंद्र जिनके पूर्वजों का नेपाल पर राज था। उस दौर में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जहां राजशाही की जड़ें बहुत गहरी थीं। फिर एक दिन कम्युनिस्टों ने सत्ता पलट दी, राजशाही को खत्म कर दिया और लोकतंत्र की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, 19 साल बाद नेपाल की सड़कों पर एक नई आवाज गूंज रही है। महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। जनता फिर से राजशाही की वापसी चाह रही है और हाल ही में हुई एक घटना ने इस मांग को और बढ़ा दिया है। खबर है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं, लेकिन इन दोनों के बीच क्या बात हुई, यह अभी तक राज ही है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, नेपाल की 81% जनता हिंदू है और वहाँ योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर हिंदू नेता माना जाता है। नेपाली मीडिया भी इस मुलाकात को बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि नेपाल का शाही परिवार गोरक्ष पीठ से जुड़े रिश्ते रखता है। तो दोस्तों, यह मुलाकात महज संयोग नहीं थी, बल्कि नेपाल के बदलते राजनीतिक हालात का इशारा है। याद रहे, 19 साल पहले राजशाही का अंत हुआ था, लेकिन अब जनता फिर से कह रही है, राजा वापस आओ। अब सवाल यह है, क्या सच में नेपाल में राजशाही की वापसी होगी, या फिर यह सिर्फ एक गुजरता हुआ राजनीतिक तूफान है? पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, मामला अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। नेपाल की सरकार और नेता अब खुली आंखों से देख रहे हैं कि जनता का रुख किस ओर जा रहा है। अगर आपको यकीन न हो तो इतिहास पर एक नजर डाल लीजिए। 2006 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई और 2008 में नया संविधान लागू किया गया। लेकिन तब से अब तक क्या हुआ? 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। सोचिए, 13 बार। आज की सरकार भी किसी ठोस जन समर्थन पर नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीतिक सहारों पर टिकी हुई है। अस्थिरता का यह आलम है कि जनता का भरोसा बार बार टूटता जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या नेपाल की जनता वापस पुराने रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा है। क्या नेपाल में सच में लोकतंत्र का अंत होगा और राजशाही की वापसी होगी, या फिर यह जनता की नाराजगी का सिर्फ एक अस्थायी रूप है? अब नेपाल की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाती है। 2019 में नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी 3,554 अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, जबकि भारत ने 83,440 डॉलर का मुकाम हासिल कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल की प्रगति भारत से इतनी पीछे क्यों रह गई? जवाब साफ है, भ्रष्टाचार, महंगाई और अस्थिर सरकारें। हर बार एक नई सरकार आई, लेकिन जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऊपर से भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों ने हालात और खराब कर दिए। खासकर मधेश बॉर्डर इलाके के लोग, जो भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हैं, अब इन हालातों से परेशान हो चुके हैं। वहां से भी आवाजें उठने लगी हैं कि नेपाल जिस दिशा में जा रहा है, वह उसे और गहरे संकट की ओर ले जा सकता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली घबरा गए हैं। उनकी हालत उस इंसान जैसी हो गई है जो तेज आंधी में एक छोटा दीपक जलाने की कोशिश कर रहा हो। इसी घबराहट में गुस्से से भरे ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। जैसे ही नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र एयरपोर्ट पर उतरे, वहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा दृश्य पिछले 19 सालों में कभी नहीं देखा गया था। लोग उनके दर्शन के लिए इतने बेताब थे जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। नेपाल की सड़कों पर इस तरह का स्वागत शायद ही किसी और नेता को मिला हो। न तो केपी शर्मा ओली
और न ही किसी अन्य सरकार की रैली में कभी इतनी भीड़ देखी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि नेपाल की आबादी इतनी बड़ी नहीं है कि लाखों लोग एक जगह जुट सकें, और दूसरी बात, नेपाल की बड़ी आबादी पहाड़ों और दूर दराज के गांवों में रहती है। फिर भी अगर इतनी भारी भीड़ एक जगह आ गई तो यह साफ साफ इशारा है कि नेपाल के लोगों के दिलों में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। नेपाल सरकार के लिए यह दृश्य एक बड़ी चेतावनी की तरह था। इतने लोग आखिर आए कहां से? इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? क्या लोग सच में लोकतंत्र से तंग आ चुके हैं? क्या नेपाल में सचमुच राजशाही की वापसी की लहर तेज हो रही है? और सिर्फ राजा का आना ही नहीं, अब नेपाल की गलियों में एक नया नारा गूंजने लगा है, वापस आओ, देश बचाओ, महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। यह नारा अब नेपाल के हर कोने में फैलता जा रहा है और साफ तौर पर दिखा रहा है कि जनता की भावनाएं किस ओर बढ़ रही हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, अरे यार, नारे लगाने और भीड़ जुटाने से राजशाही क्या वापस आ जाएगी? क्या लोकतंत्र इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? सोचिए दोस्तों, अगर कोई प्रधानमंत्री खुलेआम चुनाव लड़ने की चुनौती दे तो इसका मतलब साफ है, वह अंदर से डरा हुआ है। और क्यों न हो, नेपाल में जनता की नब्ज अब बदल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल एक बार फिर से अपने पुराने हिंदू राष्ट्र के टैग की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस जैसे CNN और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज प्लेटफॉर्म्स इस मुद्दे पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था। आज तक हमने देखा है कि जहां भी राजशाही खत्म होती है वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन पहली बार नेपाल में लोकतंत्र कमजोर पड़ता दिख रहा है और राजा की वापसी की संभावना तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में लौटते हैं तो वह किस रूप में लौटेंगे? क्या वह फिर से पूर्ण राजा बनेंगे या फिर लोकतंत्र और राजशाही का कोई नया संतुलन बनेगा? तो दोस्तों, अब नेपाल के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, राजा ज्ञानेंद्र चुनाव लड़ें, जीतें और प्रधानमंत्री बनकर सत्ता संभालें। दूसरा, वह सीधे सत्ता परिवर्तन करके फिर से नेपाल के राजा के रूप में शासन करे। लेकिन चाहे जो भी रास्ता चुना जाए, एक बात साफ हो गई है, नेपाल में चीन समर्थित ताकतें, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियां अब कमजोर हो रही हैं। पिछले 19 सालों में नेपाल की जनता ने बहुत कुछ देखा है। अस्थिर सरकारें, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बार बार सत्ता बदलने का खेल, इन सबसे जनता तंग आ चुकी है। अब लोग खुद एक नया फैसला लिखने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि नेपाल अब किस दिशा में जाएगा? क्या राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे या फिर नेपाल में सीधे राजशाही की वापसी होगी? यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि नेपाल के भविष्य और उसकी आत्मा का सवाल है। जनता के सामने दो बड़े विकल्प हैं। एक तरफ स्थिरता और अपनी पुरानी संस्कृति की पुकार है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का रास्ता। अब आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल की जनता को फिर से राजशाही की ओर लौटना चाहिए या लोकतंत्र को बचाने का कोई और तरीका हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।